अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे थैलेसीमियास की। व्हाट आर थैलेसीमियास? दे आर बेसिकली a genetically heterogeneous disorders which are caused by the germline mutation that decrease the synthesis of either alpha globin or beta globin, and it leads to anemia, tissue hypoxia and red cell hemolysis, which is related to the imbalance in the globin chain synthesis. इस वीडियो में बीटा थैलेसीमिया की बात करेंगे। बीटा का यह देखा गया है कि देयर इज म्यूटेशन दैट डिमिनिश द सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, एंड बीटा ग्लोबिन चेन्स का देखा गया कि बोथ द बीटा ग्लोबिन चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन दे आर एनकोडेड बाय अ सिंगल बीटा ग्लोबिन जीन विच इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। अब किस तरह की म्यूटेशन हो सकती है कि लेट्स सपोज ऐसी म्यूटेशन हो जिसमें कंप्लीटली बीटा ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस एब्सेंट हो जाए, खत्म हो जाए, दैट वुड बी नोन एज बीटा नॉट थैलेसीमिया या बीटा जीरो थैलेसीमिया। ऐसी म्यूटेशन जिसमें बीटा ग्लोबिन की सिंथेसिस बहुत रिड्यूस्ड हो जाए लेकिन डिटेक्टेबल हो, मतलब बहुत कम हो रही हो, दैट विल बी नोन एज बीटा प्लस म्यूटेशन या बीटा प्लस थैलेसीमिया। किस किस तरह की म्यूटेशन होती है? स्प्लाइसिंग म्यूटेशन, प्रोमोटर रीजन म्यूटेशंस एंड चेन टर्मिनेशन म्यूटेशन। स्प्लाइसिंग म्यूटेशन जो कि ज़्यादा बीटा प्लस थैलेसीमिया में कॉमन होती है। स्प्लाइसिंग म्यूटेशन में देखा जाता है कि हमें अपनी बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज से पता है कि नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग होने के बाद एक नॉर्मल प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है। अब लेट्स सपोज कि ऐसा हो कि जो नॉर्मल स्प्लाइसिंग के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं आरएनए में वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, तो एज अ रिजल्ट स्प्लाइसिंग हो नहीं पाएगी। जो स्प्लाइसिंग नहीं हो पाएगी तो नॉर्मल बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस हो नहीं पाएगी, और जब नॉर्मल बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी सो दैट वुड बी नोन एज बीटा नॉट, दैट वुड बी सीन इन बल्कि बीटा थॉट नॉट थैलेसीमिया के normal RNA splice junctions are destroyed and completely prevent the production of normal beta globin mRNA, which results in beta not thalassemias. वेयर एज कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक्टोपिक साइट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं स्प्लाइसिंग की ऑन द इंट्रॉन्स। अब इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से नॉर्मल जहाँ स्प्लाइसिंग होनी होती है वहाँ तो होती है, साथ साथ एब नॉर्मल स्प्लाइसिंग भी हो जाती है। तो एज ए रिजल्ट बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस तो होती है लेकिन नॉर्मल नहीं होती, रिड्यूस्ड हो जाती है क्योंकि एब नॉर्मल स्प्लाइसिंग भी हो रही होती है, एंड दैट इज कॉमनली सीन इन योर बीटा प्लस थैलेसीमियास। प्रोमोटर रीजन म्यूटेशन जो कि जिसमें बेसिकली देयर इज रिड्यूस ट्रांसक्रिप्शन बाय 75 to 80%, नॉर्मली इसमें देखा जाता है बीटा प्लस थैलेसीमिया में क्योंकि 20 to 25% सिंथेसिस हो रही होती है। एंड चेन टर्मिनेशन म्यूटेशन जो कि कॉमनली बीटा नॉट थैलेसीमिया में देखा जाता है कि दीज आर बेसिकली नॉन सेंस म्यूटेशंस व्हिच इंट्रोड्यूस अ प्रीमेच्योर स्टॉप कोडॉन। एज अ रिजल्ट बीटा ग्लोबिन की सिंथेसिस प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। जब बीटा ग्लोबिन की सिंथेसिस इम्पेयर्ड होती है तो इट रिजल्ट्स इन एनीमिया बाय टू मैकेनिज्म्स। एक तो HbA का सिंथेसिस का डेफिसिट हुआ होता है विच प्रोड्यूसेस अंडर हीमोग्लोबिनाइज्ड हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक रेड सेल्स विद सब नॉर्मल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी, और दूसरा ये होता है कि इन रेड सेल्स का सर्वाइवल डिमिनिश हो जाता है। एज अ रिजल्ट ज़्यादा एरिथ्रोपोइसिस करनी पड़ती है, और जब ज़्यादा एरिथ्रोपोइसिस होती है तो साथ साथ ये देखा गया कि जो उनके प्रिकर्सर्स होते हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं ड्यू टू इम्बैलेंस इन अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन चेन्स। नॉर्मली ये होता है कि हमें पता है अल्फा चेन्स आर पेयर्ड विद बीटा चेन्स, दो होती हैं, और एरिथ्रोब्लास्ट RBC में बना देते हैं। जब बीटा ग्लोबिन चेन की बीटा ग्लोबिन थैलेसीमिया में क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है कि बीटा ग्लोबिन की सही से डेवलपमेंट नहीं हो पा रही होती, तो एज अ रिजल्ट हमको एरिथ्रोब्लास्ट के लेवल से भी काफ़ी सारे इनसॉल्युबल अल्फा ग्लोबिन के एग्रीगेट्स मिलते हैं, एंड इसकी वजह से ज़्यादा एरिथ्रोपोइसिस होगी। जब ज़्यादा एरिथ्रोपोइसिस होती है तो वो इनफेक्टिव भी होती है ड्यू टू इनसॉल्युबल अल्फा ग्लोबिन एग्रीगेट। एज अ रिजल्ट जो रेड सेल्स मिलते हैं वो भी एबनॉर्मल रेड सेल्स मिलते हैं। दीज आर हाइपोक्रोमिक रेड सेल्स, दीज आर कंटेनिंग अल्फा ग्लोबिन एग्रीगेट एंड दीज आर सिक्वेस्टर्ड बाय योर स्प्लीन, और जिसकी वजह से फिर एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस हो जाता है। और ये भी देखा गया कि सिंस ज़्यादा एरिथ्रोपोइसिस होनी पड़ती है और इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होती है तो एज अ रिजल्ट एरिथ्रोफेरोन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, और हमने पढ़ा था एरिथ्रोफेरोन के लेवल जब बढ़ते हैं तो हेप्सिडिन की जो सप्रेशन है वो शुरू हो जाती है। एज अ रिजल्ट आयरन की सिस्टेमिक आयरन ओवरलोड होने लग जाएगा, आयरन की गट से अब्जॉर्प्शन होगी, ट्रांसफ्यूजन्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस हो जाता है। ये फ्लो चार्ट बेसिकली याद कर लेना, यही पूरा बीटा थैलेसीमियास की पैथोजेनेसिस को सिम्टम्स को बता रहे हैं। यही चीज़ उन्होंने टेक्स्ट में लिखी हुई है कि unpaired alpha chains are precipitated in red cell precursors form insoluble inclusions. Red cell precursors succumb to the membrane damage and undergo apoptosis in 70 to 85% of the time. Ineffective erythropoiesis होती है. Red cells are released from the bone marrow containing inclusion and membrane damage, and they are prone to splenic sequestration and extravascular hemolysis. अब इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो रही है तो एज ए रिजल्ट एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया मिलेगा मैरो में, और एक्सटेंसिव एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमाटोपोइसिस भी हमको मिलती है विच एक्सपैंड द मैसेज ऑफ रेड सेल प्रिकर्सर्स, इरोड्स द बोनी कॉर्टेक्स एंड इम्पेयर्स द बोन ग्रोथ एंड प्रोड्यूसेस स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज, जिसके हम आगे देखेंगे। एक क्रू कट अपीयरेंस हमको मिलती है रेडियोलॉजी में। एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमाटोपोइसिस कहाँ देखी जाती है? लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स में। एक्स्ट्रा ऑशियस मैसेज बन जाते हैं थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस में। मेटाबॉलिकली एक्टिव एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर्स दे स्टील द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर टिश्यूज दैट आर ऑलरेडी ऑक्सीजन स्टार्व्ड, उनमें से वो न्यूट्रिएंट्स को जब स्टील करते हैं तो एक पेशेंट में कैकेक्सिक की सिम्टम्स आते हैं, कैकेक्सिया हो रहा होता है। आयरन ओवरलोड वाली बात भी मैंने बता दी कि एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन होती है डाइटरी आयरन की ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ एरिथ्रोफेरोन विच इनहिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ हेप्सिडिन, एंड एज अ रिजल्ट
इट विल लीड टू रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड लीड टू सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस, जो कि उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। क्लिनिकल सिंड्रोम के लिए ये टेबल याद कर लेना है दोनों बीटा और अल्फा के लिए कि बीटा थैलेसीमिया 3 तरह से हमको मैनिफेस्ट होता है, या तो बीटा थैलेसीमिया मेजर जिसमें होमोजाइगस बीटा थैलेसीमिया जीनोटाइप होती है कि या तो दोनों एलील्स बीटा नॉट की होंगी या तो दोनों एलील्स बीटा पॉजिटिव की होंगी, या एक एलील बीटा नॉट और एक एलील बीटा पॉजिटिव की होगी। बीटा थैलेसीमिया माइनर जो कि हेटेरोजाइगस स्टेट में मिलता है कि एक नॉर्मल होगी बीटा की एलील और एक बीटा नॉट होगी, या एक नॉर्मल होगी और एक बीटा पॉजिटिव होगी। और बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट होता है जिसमें हमें वेरिएबल्स मिलते हैं इन होमोजाइगस बीटा जीनोटाइप्स के, काफ़ी डिफरेंट तरह के, या हेटेरोजाइगस के तरह के हमको वेरिएबल्स मिलते हैं। दोनों मेजर और इंटरमीडिएट सिवियर होते हैं, लेकिन मेजर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है, इंटरमीडिएट में इतनी नहीं होती, और जो माइनर है तो उसमें वो तो ज़्यादा एसिम्प्टोमेटिक ही होते हैं और उनमें क्या कहते हैं हमको रेड सेल एब्नॉर्मैलिटीज़ मिलती हैं। ये टेबल याद कर लेना है अच्छे से। बीटा थैलेसीमिया मेजर हम पढ़ते हैं। बीटा थैलेसीमिया मेजर में ये देखा गया कि सबसे डेंजरस बीटा थैलेसीमिया मेजर होता है, और ये ज़्यादातर हमको इसके सिम्टम्स कब मिलते हैं, जब आफ्टर 6 to 9 मंथ्स आफ्टर बर्थ, क्योंकि 6 to 9 मंथ्स आफ्टर बर्थ फीटल हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टिंग इनटू HbA एडल्ट हीमोग्लोबिन। एज अ रिजल्ट अगर इनको हम ट्रांसफ्यूजन नहीं करवाएंगे प्रॉपर्ली तो 3 to 6 ग्राम पर डेसीलीटर इनके हीमोग्लोबिन लेवल्स रहते हैं। फीटल हीमोग्लोबिन इनके अंदर हाई होती है। ब्लड स्मेयर में हमको जो रेड ब्लड सेल्स होंगे उनकी साइजेस में वेरिएशन मिलेंगी विच इज़ नोन एज एनिसोसाइटोसिस, उनकी शेप में वेरिएशंस मिलेंगी विच इज नोन एज पोइकिलोसाइटोसिस, माइक्रोसाइटोसिस मिलेगा, हाइपोक्रोमिया मिलेगा, टारगेट सेल्स मिलेंगे ड्यू टू हीमोग्लोबिन बीइंग प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ सेल, बेसोफिलिक स्टिपलिंग मिलेगी, फ्रेगमेंटेड रेड सेल्स मिलेंगे। जो एग्रीगेटेड अल्फा चेन्स होती हैं वो हमको नजर नहीं आती क्योंकि दोस रेड ब्लड सेल्स एंड दोस प्रिकर्सर्स आर रिमूव्ड बाय योर स्प्लीन। रेटिकुलोसाइट काउंट एलिवेटेड होता है। हमको नॉर्मोब्लास्ट मिलते हैं विच आर पोरली हीमोग्लोबिनाइज्ड न्यूक्लिएटेड रेड सेल प्रिकर्सर्स, और ये इसीलिए मिलते हैं ड्यू टू स्ट्रेस एरिथ्रोपोइसिस एंड एब्नॉर्मल रिलीज ऑफ द रेड सेल प्रिकर्सर्स फ्रॉम साइट्स ऑफ एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। एक्सपेंशन हमें किसकी मिलती है, हेमेटोपोइटिक बोन मैरो की मिलती है। मैंने कहा था बोन में हमको एक कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग मिलेगी कि जो फेस और स्कल की बोन होंगी उनमें हमको बर्जनिंग मैरो मिलेगी विच वुड इरोड द एग्जिस्टिंग कॉर्टिकल बोन एंड इंड्यूस द न्यू बोन फॉर्मेशन विच गिव राइज टू एक अपीयरेंस। इस तरह की जो अपीयरेंस है दिस इज नोन एज क्रू कट अपीयरेंस। फेगोसाइट हाइपरप्लेजिया मिलेगा। एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड लिम्फ नोड्स। और ये भी देखा गया कि आगे जाके हीमोसिडरोसिस हमें मिलेगा, और इस अनलेस क्या कहते हैं हम उसको ट्रीट कर लें। हीमोसिडरोसिस हमें पता है कहाँ मिल सकता है, हार्ट में, लिवर में और पैंक्रियास में। जो अनट्रीटेड चिल्ड्रन होते हैं उनमें ग्रोथ रिटार्डेशन देखी जाती है, वो ज़्यादातर दे सकम टू डेथ, क्योंकि सबसे जो डेंजरस होता है वो बीटा थैलेसीमिया मेजर होते हैं। मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ में ये देखा जाता है। उनकी चीक बोन्स और क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं जो बोनी प्रोमिनेंस, बाकी भी जो बोनी प्रोमिनेंस होती हैं वो इनलार्ज और डिस्टॉर्टेड होती हैं। हेपेटोस्प्लीनोमेगेली हमको मिलती है ड्यू टू एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस। सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस मिलता है। कार्डिक डिजीजेस मिलती हैं। दे शुड बी ट्रीटेड विद आयरन चेलेटर्स, और अगर तो कुछ आयरन चेलेटर्स का ट्रीट हो भी रही हो तो वो बस ज़्यादा से ज़्यादा 3rd डेकेड ऑफ लाइफ तक ही सर्वाइव कर पाते हैं। सबसे डेंजरस कैल बीटा थैलेसीमिया मेजर होता है। इसकी जो ट्रीटमेंट है दैट इज हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, और प्री नेटल डायग्नोसिस अगर सही से कर ली जाए तो भी इसकी एक तरफ से प्रिवेंशन हो जाती है। फिर हम आते हैं बीटा थैलेसीमिया माइनर में। मोस्ट कॉमन लेकिन मोस्ट माइनर टाइप, इसमें जीनोटाइप हमने पढ़ ली थी। हेटेरोजाइगस कैरियर्स होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, एनीमिया माइल्ड से होता है, हाइपोक्रोमिया इसमें भी मिलता है, माइक्रोसाइटोसिस में भी मिलता है, बेसोफिलिक स्टिपलिंग टारगेट सेल्स इसमें भी मिलते हैं, माइल्ड एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया मिलता है बोन मैरो में। इसके जो फीटल हीमोग्लोबिन होते हैं वो नॉर्मल होते हैं या स्लाइटली इंक्रीज होते हैं। एलिवेटेड रेशियो मिलती है हमको क्या कहते हैं उसकी एलिवेटेड रेशियो मिलती है हमको बीटा और डेल्टा चेन्स की, बीटा और डेल्टा चेन्स की, हाँ बीटा और डेल्टा ही है। एलिवेटेड रेशियोज में हमको मिलती हैं बीटा और डेल्टा चेन्स की। और ये है कि जो बीटा थैलेसीमिया माइनर है इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड प्रॉपर्ली। इसको हमको क्या कहते हैं, हम इसको उससे ना कंफ्यूज किया करें अपना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से नहीं इसको मिस्टेकन करना चाहिए। और उसको हम किस तरह करेक्ट कर सकते हैं, हम टेस्ट लिख के दे दें जिसमें हम सीरम के आयरन लेवल्स चेक कर लें, हम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी चेक कर लें, या सीरम फेरेटिन के लेवल चेक कर लें। और ये भी है कि इसकी रिकॉग्निशन प्रॉपर्ली इसलिए हो जानी चाहिए ताकि हमको ये किस में मिलता है, हेटेरोजाइगस स्टेट में मिलता है, तो हमको एक जीनोटिपिकली हम फैमिलीज़ को काउंसिल कर सकें कि उनकी जीनोटाइप्स कौन सी हैं एंड किन में या किन इंडिविजुअल्स के बच्चों में रिस्क होगा बीटा थैलेसीमिया का माइनर का, किन इंडिविजुअल्स के बच्चों में नहीं रिस्क होगा। इसलिए उसको प्रॉपर्ली डायग्नोस कर लेना चाहिए। इसलिए डायग्नोस करना चाहिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि एक तो हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से ना कंफ्यूज करें, और दूसरा इसलिए ताकि हम पेरेंट्स को प्रॉपर्ली काउंसिल कर सकें कि अगर तो उनकी जीनोटाइप हेटेरोजाइगस है तो उनके बच्चों में कितना चांस हो सकता है कि it would develop into beta thalassemia major or minor. So that was all related to beta thalassemia. I hope इसी समझ में आ गया हो, and thank you.